आज हम आधुनिक भारत इतिहास के एक टॉपिक भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भारत में कई प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं या प्रणालियां लागू की लगान वसूल करने के लिए, क्योंकि उस समय जो मुख्य आय का जरिया थी भारतीय कृषि या भारतीय कृषि भूमि, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के पश्चात भारत के लघु उद्योग, गृह शिल्प उद्योग, हथकरघा उद्योग, अन्य जो घरेलू उद्योग थे वो लगभग नष्ट हो गए थे, क्योंकि ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति के द्वारा अपनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले माल और सस्ते माल को भारत में बेचना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह छोटे मोटे जो कारीगर थे या शिल्पकार थे वो बेरोजगार हो गए। तो वह लोग मुख्य रूप से भूमि पर आश्रित हो गए और भूमि की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। तो सरकार ने ये सोचा मुख्य आय का जरिया कृषि आय है, तो इससे लगान वसूल करना आसान है। इसके लिए सरकार ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ लागू की। इस संदर्भ में 3 प्रणालियों बात की जाती है: स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, दूसरी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरी महालवाड़ी व्यवस्था। अगर स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था की बात की जाए तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सन 1793 ईस्वी में लागू किया गया और जमींदारों को इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें भूमि का स्वामी बना दिया गया और साथ ही साथ उनके अधिकार क्षेत्र में जो जमीन या कृषि भूमि थी उसमें जो खेती करने वाले या निवास करने वाले किसान थे उन्हें कृषि करने का अधिकार दिया गया और उनसे लगान वसूल करने का अधिकार जमींदार को दिया गया। और जमींदार के लिए इस लगान की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई कि आप किसानों से कितना कम लगान वसूल करेंगे या ज़्यादा लगान वसूल करेंगे। साथ ही साथ जमींदारों को यह अधिकार भी दिया गया कि अगर किसान लगान समय पर देने में असमर्थ है या नहीं देता है तो उसे भूमि से बेदखल किया जा सकता है या उसकी भूमि गिरवी रखी जा सकती है। तो इससे एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी या खेतिहर मजदूरी को बढ़ावा मिला। और इसमें सरकार के लिए जो राजस्व निर्धारित किया गया, जितना जो राजस्व एकत्रित होता था उसमें सरकार का 10/11 भाग निश्चित किया गया और जमींदारों के लिए 1/11 भाग निश्चित किया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस तत्कालीन उत्तर प्रदेश में लागू की गई, जो कि कुल क्षेत्र के 19% भाग में विस्तृत थी। और इस व्यवस्था में सूर्यास्त का नियम भी लागू किया गया, अर्थात कोई जमींदार एक निश्चित समयावधि के अंतिम दिन सूरज के डूबने के समय तक सरकार को एक निश्चित राशि जो उसके द्वारा निर्धारित की गई है लगान के रूप में अदा करने में असमर्थ रहता था तो उसे ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था और उसकी ज़मीन किसी अन्य जमींदार को बेच दी जाती थी। तो इसमें ऐसा हुआ, इसके जो उद्देश्य थे, इसके उद्देश्य ये थे, सरकार का मुख्य उद्देश्य ये था कि एक निश्चित आय प्राप्त होती रहे और साथ ही साथ जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने ये सोचा था कि इसके द्वारा प्रगतिशील किसान उत्पन्न होंगे जो अपनी कृषि भूमि में नवाचार करेंगे और उपजाऊ फसलों को पैदा करेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें सरकार ने ये सोचा कि कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ इसका लाभ अंग्रेजों को होगा और इसमें कृषि भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया, अर्थात जमींदार किसान को जमीन बेच सकता था, खरीद सकता था या गिरवी रख सकता था। और इसमें सरकार का उद्देश्य था कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार हो। इसके बाद इसमें सरकार ने यह सोचा कि सेफ्टी वाल्व के रूप में एक जमींदार के रूप में एक प्रभावशाली वर्ग हमें मिल जाएगा जो सरकार की रक्षा आपत्ति के समय या विद्रोह के समय में करेगी। तो सरकार का ऐसा सोचना बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह दबाया था उसमें
स्थानीय जमींदारों की प्रमुख भूमिका रही जमींदारों द्वारा इस विद्रोह को दबाने में। इसके बाद अगर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के प्रभाव के बारे में बात की जाए तो इसमें सरकार को एक निश्चित आय मिलने लगी, अर्थात ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित आय मिलने लगी। ब्रिटिश सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था कि जमींदार कितना लगान वसूल करता है। सरकार ने भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर एक निश्चित आय लेनी प्रारंभ कर दी 10/11 भाग के रूप में। इसमें नई व्यवस्था में सरकार का खर्च कम हुआ, सरकार को अलग से कर्मचारी नियुक्त नहीं करने पड़े लगान वसूल करने के लिए। इसके बाद इस व्यवस्था में जो जमींदार था, जमींदार वर्ग था, सरकार का एक शुभचिंतक वर्ग साबित हुआ। इसके बाद इसमें जो जमींदार थे उनकी सामाजिक आर्थिक मजबूत हुई और वो गांवों को छोड़कर नगरों में निवास करने लगे और विलासितापूर्ण जीवन बिताने लगे। साथ ही साथ उन जमींदारों ने अधिक लाभ मिलने की स्थिति में भूमि को अन्य जमींदारों को बेच दिया और उन जमींदारों ने नगर में रहते हुए लगान को बड़ी बेरहमी से वसूल किया और साथ ही साथ एक प्रकार का दूरगामी या दूर निवास करने वाला शोषण वर्ग विकसित हुआ, जो कि नगरों में बिना हाथ पैर हिलाए रहते हुए दूर दराज गांवों से लगान वसूल करता था। और इस व्यवस्था में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। जो किसान लगान समय पर नहीं दे पाता था उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी या उसे ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। इसके बाद दूसरी व्यवस्था अपनाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा प्रायोगिक तौर पर तमिलनाडु के 12 माइल जिले में अपनाई गई। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी बना दिया गया और यह स्वीकार किया गया कि लगान की शर्तें जो ब्रिटिश सरकार उन पर रखेगी वो किसान मानेंगे और उसी के अनुसार लगान अदा करेंगे। और यह व्यवस्था कुल भूभाग के 51% भाग पर लागू थी और यह व्यवस्था तमिलनाडु के 12 माइल जिले के अलावा पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग, बम्बई के कुछ हिस्सों पर लागू थी। और इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य ये था कि इसमें जो बीच के बिचौलिए थे अर्थात जो जमींदार थे वो समाप्त हो गए। सरकार ने सीधे किसानों को ही भूमि का स्वामी या मालिक बना दिया। किसान उस भूमि को गिरवी रख सकते थे या बेच सकते थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित लगान अदा करना पड़ता था। कुल उपज का आधे से अधिक भाग खाद्यान्न या अनाज के रूप में या नकदी के रूप में। इसमें ऐसा हुआ कि सरकार के पास जो आय थी सीधी सरकार के पास आने लगी बीच के बिचौलिए जैसे जमींदारों के समाप्त होने के बाद। लेकिन इसमें जो उद्देश्य थे वो इस प्रकार थे कि राज्य की आय में अधिक से अधिक वृद्धि हो और रैयतों की सुरक्षा अर्थात किसानों की सुरक्षा बनी रहे। और इसमें सरकार ने हर क्षेत्र के लिए लगान की जो राशि थी बहुत ज़्यादा रखी। इसमें बहुत से किसान या रैयत अदा कर पाने में असमर्थ थे, जिसके कारण सरकार उन्हें भूमि से बेदखल कर देती थी। अगर इसके प्रभाव की बात की जाए तो इसमें सैद्धांतिक रूप से या ये कहिए कि किसानों को लिखित रूप में अधिक स्वतंत्रता हासिल थी, लेकिन व्यवहारिक में ऐसा नहीं था। इसमें निजी संपत्ति के अधिकतम लाभ को अधिकतम व्यक्तियों में बांटने की बात कही गई थी और यह व्यवस्था बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत पर आधारित थी अर्थात अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख। और इसमें सरकार और रैयत अर्थात किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गए थे। और इसमें जो मुख्य नकारात्मक पक्ष था कि सूखा, बाढ़ या अतिवृष्टि या अनावृष्टि के समय फसलों के नष्ट होने पर भी किसानों से लगान बड़ी बेरहमी से वसूल किया जाता था, उसमें कोई रियायत नहीं दी जाती थी। और इसमें जो किसान थे जो लगान देने में असमर्थ थे तो वे साहूकारों के पास जाते थे ऋण लेने के लिए। इस प्रकार एक साहूकारी व्यवस्था का प्रचलन इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, जिसे साहूकारी पास भी कहते हैं।
और इसमें कमयौटी प्रथा का आगमन हुआ। कमयौटी प्रथा के अंतर्गत किसान जो कि भूमि से बेदखल कर दिए जाते थे, या रैयत जिन्हें कहते हैं, वो बंधुआ मजदूर या खेतिहर मजदूर के रूप में अन्य प्रभावशाली किसानों या अन्य वर्ग थे उनके यहाँ काम करने लगे, केवल रोटी खाना और कपड़ों के रूप में बेगार करने लगे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये कमयौटी प्रथा चलती रही। इसके बाद इसमें जो शोषणकर्ता की बात आई, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था में जो शोषणकर्ता थे वो विकेंद्रित रूप में थे, अर्थात जमींदार, हजारों जमींदार थे, वो अपने अपने क्षेत्र में किसानों से लगान वसूल करते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने उन सभी जमींदारों को इन क्षेत्रों में समाप्त कर दिया और उसकी जगह एक दानवाकार जमींदार की जगह ले ली, उन छोटे छोटे जमींदारों की जगह, और साथ ही साथ वह एक बहुत बड़ा शोषणकर्ता साबित हुआ छोटे जमींदारों की अपेक्षा। इसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था आई। महालवाड़ी व्यवस्था 1882 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा लागू की गई। इसमें समस्त महाल अर्थात एक कोई ग्राम, उसे एक निश्चित कृषि क्षेत्र का स्वामी बना दिया गया और उससे राजस्व या कर या लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया, और उस लगान की एक निश्चित राशि ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कही गई। इसमें जो व्यवस्था थी वह कुल क्षेत्र के 30% भाग पर लागू थी, और इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले शामिल थे, उत्तर भारत में संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध और मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने एक प्रकार की सामूहिक कृषि व्यवस्था को लागू किया, जिसमें किसान सामूहिक रूप से कृषि करते थे महाल के रूप में, और सामूहिक रूप से लगान अदा करते थे। इसका जो प्रभाव हुआ ये हुआ कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत एक महाल या गांव के समूह के अंतर्गत एक महाल को नियुक्त कर दिया जाता था, जिसे लम्मतदार भी कहते थे स्थानीय तौर पे। वह बहुत शक्तिशाली बन गया और जमींदारों की तरह किसानों से लगान वसूल करने लगा, और साथ ही साथ जो लगान की जो दर थी वो महाल के अनुसार कोई निश्चित दर नहीं थी। इसमें किसी महाल में लगान की दर बहुत ज़्यादा थी, किसी महाल में कम थी, लेकिन सरकार को महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व के अंतर्गत लगान की बहुत अधिक आय या राशि प्राप्त हुई। इस व्यवस्था में जो ऊंची दर थी उसमें किसानों पर आर्थिक दबाव अत्यधिक पड़ा, और किसान जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के अंतर्गत साहूकारी पास में फंस गए। तो ये तो हुआ भारत की भू राजस्व व्यवस्था और उसके जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था और किसानों पर प्रभाव।